पिछले लेक्चर में हमने बाबर की मृत्यु तक देख लिया था। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। अब हम बाबर के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाबर की आत्मकथा जो तुझके बाबरी है, ये चगताई तुर्की भाषा में है और इसने अपनी आत्मकथा में उस समय के भारत के जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उनके बारे में वर्णन किया है। तो बाबर तुझके बाबरी में 5 मुस्लिम राज्यों, 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों का वर्णन करता है। बाबर की तुझके बाबरी में जिन 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन है उसमें एक तो है दिल्ली। दिल्ली का शासक उस समय इब्राहिम लोदी था। तो जिस समय बाबर ने आक्रमण किया भारत पे, उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी है और इब्राहिम लोदी ये योग्य तो है, लेकिन इसके सारे अधिकारी इससे, अधिकतर अधिकारी नाराज हैं इससे और इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जैसे इसी का पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोदी, जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा इसी का एक सरदार है और इसका चाचा है आलम खां लोदी। तो आलम खां लोदी ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा इब्राहिम लोदी के समय सल्तनत का विघटन भी हो चुका है और सल्तनत दिल्ली से लेकर दक्षिणी बिहार तक इसी इलाके में सिमट कर रह गई थी। तो इस तरीके से हम देखें तो दिल्ली जो है बहुत शक्तिशाली राज्य नहीं है। अब धीरे धीरे दिल्ली काफी कमजोर हो चुका है। दूसरा राज्य है बंगाल। बंगाल में भी मुस्लिम शासन था और बाबर के समय यहां पे हुसैनी राजवंश का शासन था और यहां का जो शासक है वो है नुसरत शाह। तो नुसरत शाह बंगाल का शासक है और ये योग्य शासक था। बंगाल के बाद अगला जो महत्वपूर्ण राज्य है वो है मालवा। मालवा यहां भी मुस्लिम शासन है। मालवा को हम देखेंगे तो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अधिकार कर लिया था, जब यहाँ के शासक महलक देव थे। बाद में मालवा में जब तुगलकों के समय सल्तनत का पतन होना शुरू हुआ तो यहाँ दिलावर खां गोरी ने मुस्लिम राज्य की स्थापना की। बाद में यहाँ पे एक सरदार था महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी का मालवा पे अधिकार हो गया। बाबर के समय इसी खिलजी वंश का शासक है महमूद द्वितीय। और महमूद द्वितीय ये कमजोर शासक है और महमूद द्वितीय के समय मालवा पे मेदिनी राय का प्रभाव स्थापित हो गया था। मेदिनी राय ये बड़े ही महत्वपूर्ण सरदार थे मालवा के और मेदिनी राय पे राणा संग्राम सिंह का आशीर्वाद प्राप्त था मेदिनी राय को। तो ये कारण था कि महमूद द्वितीय मेदिनी राय के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता था।
तो लगभग मालवा पे मेदिनी राय का ही प्रभाव है। मालवा के बाद अगला जो राज्य है वह है गुजरात। गुजरात राज्य, यहां पे भी, गुजरात में भी हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के शासक रायकरण बघेल को पराजित किया था और इसके बाद गुजरात पे अधिकार कर लिया था। बाद में गुजरात में जब तुगलकों के समय पतन होना शुरू हुआ सल्तनत का, तो गुजरात में एक सरदार था जफर खां। तो जफर खां ने गुजरात में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। तो गुजरात में मुस्लिम राज्य की स्थापना की जफर खां ने। बाबर के समय गुजरात में बहादुर शाह का शासन है और बहादुर शाह ये शक्तिशाली शासक है। बहादुर शाह का शासन था और ये ताकतवर शासक है। इसके अलावा मुस्लिम राज्यों में बहमनी राज्य है। बहमनी राज्य ये दक्षिण भारत में मुस्लिम राज्य था, लेकिन बाबर के समय बहमनी राज्य जो है ये इसका विघटन हो गया था और बहमनी राज्य 5 सल्तनतों में विभाजित हो गया था। बहमनी राज्य में 5 जो राजवंशों की स्थापना हुई थी। एक तो बीदर था, तो बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना हुई। तो बीदर में बरीद शाही। दूसरा है बरार में इमाद शाही वंश। बरार में इमाद शाही हैं। फिर है गोलकुंडा में कुतुब शाही। तो गोलकुंडा में कुतुब शाही। अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना हुई। निजाम शाही। और 5वां है बीजापुर। बीजापुर में आदिल शाही वंश। तो इस तरीके से बहमनी साम्राज्य जो है ये 5 सल्तनतों में विभाजित हो गया था। बीदर में बरीद शाही, बरार में इमाद शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, अहमदनगर में निजाम शाही और बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना हुई। तो इस तरीके से बहमनी जो है, बहमनी साम्राज्य भी कमजोर हो गया था और इस तरीके से इनका विभाजन हो चुका था। अब जो 2 हिंदू राज्यों का वर्णन करता है बाबर, उसमें एक तो है दक्षिण में विजयनगर और दूसरा है राजस्थान में मेवाड़। विजयनगर जो है, विजयनगर का शासक बाबर के समय कृष्णदेव राय था और बाबर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताता है कृष्णदेव राय को। मेवाड़ जो है, मेवाड़ इसकी राजधानी थी चित्तौड़ और यहां राणा सांगा का शासन था। राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह, ये उत्तर भारत में ताकतवर राज्य था और राणा एक तरीके से उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली शासक हैं। तो यहां राणा संग्राम सिंह का शासन है। तो इस तरीके से बाबर 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्यों का वर्णन करता है। इसके अलावा भी
बाबर कुछ पहाड़ी राज्यों का वर्णन करता है। बाबर सिंध का भी वर्णन करता है। सिंध में शाह हुसैन अरगून का शासन है। शाह हुसैन अरगून का शासन है। तो इस तरीके से बाबर के आक्रमण के समय देखा जाए तो जो भारत की राजनीतिक स्थिति है वो ठीक वैसी है जैसी तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति थी। यानी भारत में पूरी तरीके से विकेंद्रीकरण की स्थिति है। तो ये तो बाबर के आक्रमण के समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति है या जिस स्थिति की चर्चा करता है बाबर। अब बाबर का थोड़ा मूल्यांकन हम करेंगे। अब बाबर का अगर मूल्यांकन किया जाए तो व्यक्ति के रूप में बाबर का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली है। उदार व्यक्ति है बाबर, एक बेहतर पिता है, बेहतर पति है। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को यह राय भी दी थी कि अपने भाइयों से झगड़ा मत करना, साम्राज्य का बंटवारा कर लेना। तो इस तरीके से बाबर व्यक्तिगत रूप से या व्यक्ति के रूप में उदार दिखाई देता है और एक बेहतर इंसान दिखाई देता है। इसके अलावा बाबर शरीर से भी बड़ा बलिष्ठ था। इसके बारे में कहा जाता है कि 100 मील लंबी यात्रा ये घोड़े पर बिना रुके कर जाता था। इसके अलावा 2 व्यक्तियों को अपनी कांखों में दबाकर ये किले की दीवार पर रोज सुबह दौड़ता था। गंगा नदी को कई बार तैरकर पार किया था। तो इस तरीके से देखें तो व्यक्ति के रूप में बड़ा ही सशक्त व्यक्ति है बाबर। सेनापति के रूप में अगर देखा जाए बाबर को तो बाबर एक योग्य सेनापति भी है, क्योंकि भारत में जितने युद्ध लड़ रहा है बाबर उन सारों में विजय प्राप्त कर रहा है। तो इस तरीके से एक योग्य सेनापति है बाबर। लेकिन बाबर एक योग्य शासक नहीं है, क्योंकि बाबर अगर एक योग्य शासक होता तो जो लोदियों के समय से चली आ रही थी व्यवस्था, उस प्रशासनिक व्यवस्था में बाबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया। दूसरी चीज कि किसी भी साम्राज्य की ताकत का आधार होता है उसका राजकोष। बाबर ने दिल्ली का राजकोष काबुल के गरीबों में लुटा दिया, अपने अधिकारियों में बांट दिया, और इसका खामियाजा बाद में हुमायूं को भुगतना पड़ा। हुमायूं को हमेशा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बाबर ने हुमायूं को यह राय भी दी थी कि अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर लेना, जो कि बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ मुगल साम्राज्य के लिए, और हुमायूं को भारत छोड़कर भागना ही पड़ा। तो इस तरीके से देखा जाए तो बाबर एक योग्य सेनापति नहीं दिखाई, योग्य शासक नहीं दिखाई देता। अब बाबर की धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे। बाबर की जो धार्मिक नीति है, बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान है, लेकिन मुसलमान है, सुन्नी है, लेकिन इसमें कट्टरता नहीं दिखाई देती। इसने समय पड़ने पर राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप धर्म का इस्तेमाल किया। जैसे बाबर की जो पत्नी है महाम बेगम, तो महाम बेगम ये सिया थी। इसके अलावा बाबर ने जब ईरान के शाह इस्माइल के साथ मिलकर समरकंद पे हमला किया था तो उस समय इसने कुछ समय के लिए सिया धर्म स्वीकार कर लिया था। बाबर अपने पुत्र हुमायूं को यह राय भी देता है कि भारत में रहना है तो गाय मत कटवाना, हिंदुओं की भावनाओं का आदर करना। तो इस तरीके से बाबर के स्वभाव में कट्टरता नहीं दिखाई देती। इसके अलावा बाबर के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हैं
उबैदुल्ला अहरार। तो उबैदुल्ला अहरार का शिष्य है बाबर, जो कि एक सूफी संत है। अब बाबर ने खानवा युद्ध में जिहाद का नारा दिया और चंदेरी युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया बाबर ने, लेकिन ये बाबर की कट्टरता की तरफ इशारा नहीं करता, बल्कि उसने धर्म का राजनीति में इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसे पूरी तरीके से देखा जाए तो बाबर कट्टर नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसने भारत में कभी भी इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया लोगों को, या कोई इस तरीके की इसकी पॉलिसी नहीं दिखाई देती। इसके अलावा भारत में इसने कोई मंदिर भी नहीं तोड़वाए। तो इस तरीके से पूरा अगर देखा जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो जो बाबर की धार्मिक नीति है, तो धार्मिक स्तर पर उदार व्यक्ति दिखाई देता है बाबर। अब बाबर भारत के बारे में क्या वर्णन करता है, तो इस पर चर्चा करेंगे। बाबर की जो आत्मकथा है, ये चगताई तुर्की भाषा में है। चगताई तुर्की में है। तुजुक-ए बाबरी जो है, ये एक डायरी है। इसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं का उल्लेख किया है बाबर ने, इसीलिए बीच में कई जगह इन घटनाओं की तारतम्यता छूट भी गई है। तो इस तरीके से तुझके बाबरी एक डायरी है। तुझके बाबरी का अनुवाद बाद में अकबर के समय बाबरनामा नाम से हुआ। तो ये अकबर के समय हुआ था बाबरनामा नाम से, और इसका अनुवाद किया था पैदा खां और अब्दुल रहीम ने। तो अब्दुल रहीम और पैदा खां ने इसका फारसी अनुवाद किया बाबरनामा नाम से। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था सीधे चगताई तुर्की से, अंग्रेजी अनुवाद किया था मिस बेवरिज ने। और जो बाबरनामा है, यानी फारसी से अंग्रेजी अनुवाद किया था लीडन और अर्स्किन ने। तो लीडन और अर्स्किन ने बाबरनामा जो फारसी में है, इससे अंग्रेजी अनुवाद किया। अब तुझके बाबरी जो है, इसमें बाबर यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की स्थापत्य कला के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, जलवायु के बारे में वर्णन करता है। बाबर को भारत की जलवायु अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ की जलवायु की तारीफ नहीं करता है बाबर, क्योंकि काबुल से आया था बाबर, तो वहां की जलवायु ठंडी जलवायु थी, यहां गर्म जलवायु थी, इसलिए बाबर को भारत की जलवायु पसंद नहीं है। इसके अलावा तुझके बाबरी में बाबर ये कहता है कि यहां के लोग नंगे रहते हैं, कपड़ा नहीं पहनते, या पांव में चप्पल जूता नहीं पहनते। तो ये बाबर संभवतः यहां पे बाबर को कंफ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि भारत बहुत गर्म क्षेत्र है, तो गांव में किसान अधिकतर लुंगी पे रहते हैं, जांघिया पे रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते। तो इस कारण बाबर लिखता है कि भारत के लोग नंगे रहते हैं। इसके अलावा बाबर को यहाँ की स्थापत्य कला भी पसंद नहीं है। बाबर ये कहता है कि यहाँ जो इमारतें बनी हैं उसमें फव्वारों का अभाव है, बाग का अभाव है। बाबर एकमात्र जो तारीफ करता है वो करता है ग्वालियर के किले की, जो मान सिंह तोमर का ग्वालियर का किला है, तो केवल इसकी तारीफ करता है। तो इस तरीके से बाबर
तुझके बाबरी में जो वर्णन करता है, ये भी कहता है कि भारत के लोग कदकाठी में ठीक नहीं है, बलिष्ठ नहीं है। अब अंतिम में हम देखेंगे बाबर का जो पारिवारिक जीवन है। बाबर का परिवार देखेंगे। बाबर की सबसे बड़ी पत्नी जो है वो है माहम बेगम। माहम बेगम, माहम का मतलब होता है मेरा चांद। तो माहम बेगम ये सबसे बड़ी पत्नी है और इन्हीं से पैदा हुआ था हुमायूं। तो हुमायूं पैदा हुआ था इन्हीं से, सबसे बड़ा जो उनका पुत्र है। और माहम बेगम ये एक हेरात के हुसैन बेकरा थे। हुसैन बेकरा ये सिया मुस्लिम थे, तो हुसैन बेकरा की पुत्री थी माहम बेगम। इसके अलावा गुलरुख बेगम है। गुलरुख बेगम, गुलरुख बेगम से दो पुत्र थे, कामरान और अस्करी। और इसके अलावा दिलदार बेगम है। दिलदार बेगम, दिलदार बेगम से पैदा हुए थे हिंदाल, हिंदाल और एक पुत्री थी गुलबदन। तो गुलबदन बेगम। तो इस तरीके से यह बाबर का पारिवारिक जीवन है। सबसे बड़ी पत्नी है माहम बेगम, जिनसे हुमायूं पैदा हुआ था और ये सिया मुस्लिम थी। और एक हेरात के हुसैन बेकरा है, उनकी पुत्री थी। गुलरुख बेगम से कामरान और अस्करी हैं, और दिलदार बेगम से हिंदाल और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम। इसके अलावा बाबर की जो बहन थी वो थी खानजादा। खानजादा बेगम, खानजादा जो हैं इनके 3 विवाह हुए थे। पहला विवाह तो इनका सैबानी खां से हुआ था, लेकिन सैबानी खां के मरने के बाद इन्होंने फिर से एक सरदार शादी की, उसकी भी मृत्यु हो गई जल्दी। इसके बाद इन्होंने तीसरा विवाह किया था, एक सरदार था मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा। तो मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा से इन्होंने बाद में विवाह किया था। तो ये बाबर की जो है ये बहन है। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, लेकिन इन लोगों की जो पारिवारिक उपाधि थी वो थी मिर्जा। मिर्जा। तो इस तरीके से ये बाबर का पारिवारिक जीवन था। यहां पे बाबर समाप्त होता है और इसके आगे हम हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे।